हाय फ्रेंड्स, मैं किरण वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आप सभी पढ़ाकू योद्धाओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को क्या पढ़ाने वाली हूँ, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, मीन्स फर्टिलाइजर्स में आप सभी को केमिकल फर्टिलाइजर्स पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं आप सभी को जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है उसके बारे में बताने वाली हूँ। ऑर्गेनिक मीन्स जैविक। ठीक है, तो जो जैविक फर्टिलाइजर्स है या फिर इसी को ही क्या कहते हैं, कार्बनिक फर्टिलाइजर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। तो ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, आप सभी के जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो टॉपिक मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ फ्रेंड्स, वैसे इससे अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है आप सभी के एग्जाम में। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था नीम लेपित यूरिया करके। ठीक है, लेकिन वो यूरिया से संबंधित था। ठीक है, वो अलग टाइप का क्वेश्चन था, उसको मैं आप सभी को बता दूंगी कि वो क्वेश्चन कैसा है और उसको सॉल्व आप कैसे करेंगे, मीन्स उसका आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक। तो अब मैं आप सभी को आज क्या पढ़ाने वाली हूँ, मैं आप सभी को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसे और क्या कहते हैं, इसे खाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खाद कहते हैं या फिर जैविक खाद भी कहते हैं। ठीक है, या फिर इंग्लिश में मैन्योर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैन्योर्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब मैं आप सभी को इसके बारे में कुछ डेफिनेशन बताऊंगी और इसके प्रकार बताऊंगी फ्रेंड्स। ठीक है, साथ ही आज ही मैं इस वीडियो में आप सभी को गोबर की खाद, ठीक है, जो कि किसके अंतर्गत आता है, खाद के अंतर्गत आता है, या फिर ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है उसके अंतर्गत आता है, उसके बारे में बताऊंगी। और साथ ही जो हरी खाद है या फिर ग्रीन जो मैन्योर्स है उसके बारे में भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी के जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट मेरे इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद ज़रूर आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहूँगी कि आप सभी मेरा पिछला वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। जो भी CGACF एग्ज़ाम या फिर सहायक वन संरक्षक, क्या छत्तीसगढ़ सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, CGACF एग्ज़ाम 2020 की जो तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे जो पिछले वीडियोस हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और वो वीडियोस कौन कौन से हैं, जैसे कि मैं आप सभी को क्रॉप साइंस के अंतर्गत पहले से ही जो क्रॉप्स डिसीज है उनके बारे में बता चुकी हूँ। फंगल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज है ना, जिससे क्रॉप में बहुत ही भयानक बीमारियां होती है, उसके बारे में बता चुकी हूँ। साथ ही जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसके बारे में बता चुकी हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए बायोफ्यूल से संबंधित भी वीडियो बना चुकी हूँ, जिससे आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। और जो पिछला अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे CGACF का, तो उसमें क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है आप सभी को बायोफ्यूल से संबंधित। ठीक है, तो उसके बारे में भी वीडियो बना चुकी हूँ फ्रेंड्स। साथ ही जो एनर्जी टेक्नोलॉजी है ना, उससे भी वीडियो बना चुकी हूँ। एनर्जी टेक्नोलॉजी मीन्स ये कि जो ऊर्जा प्रौद्योगिकी है, जिसके अंतर्गत आप परंपरागत, गैर परंपरागत, कोयला वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में भी मैं वीडियो आप सभी के लिए बना चुकी हूँ। तो आप सभी पिछला वीडियो भी ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप CGACF एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वो सभी वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आखिर ये खाद या फिर जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स है या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है, वो आखिर होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो खादें होती हैं वो जैविक उत्पत्ति वाले ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें मृदा की उर्वरता या फिर जो मृदा वातायन है, मृदा की जल धारण क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है मृदा में। ठीक है, अब मृदा वातायन मीन्स क्या समझे, वातायन मीन्स इसमें कैसे बना है, ये वात से बना है। ठीक है, तो वात किसे कहते हैं, वायु को कहते हैं। तो वातायन मीन्स ये होता है कि मृदा में वायु का संचार। ठीक है, क्या, मृदा में वायु का संचार मीन्स ये जो खाद है जो कि जैविक उत्पत्ति वाले होते हैं, उसे हम मृदा में क्यों मिलाते हैं, ताकि जो मृदा है उसकी उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो। उर्वरा शक्ति में उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो। ठीक है, साथ ही जो मिट्टी है उसमें जो वायु का संचार है वो अच्छे से हो, जिसे मृदा वातायन कहा गया है या फिर सॉइल एरेशन कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे सॉइल एरेशन कहते हैं। और साथ ही क्यों मिलाते हैं, ताकि जिससे मृदा की जो जल धारण क्षमता है उसमें वृद्धि हो। मीन्स जो मृदा है या फिर मिट्टी है, ठीक है, सॉइल, उसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाए, इसके लिए क्या मिलाते हैं, खाद मिलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो खाद है ना, उसका निर्माण जो है बहुत ही जटिल कार्बनिक पदार्थों के कंडेंसेशन या फिर संघनन से होता है। किससे होता है, कंडेंसेशन या फिर संघनन से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए फ्रेंड्स, ये जो खाद होते हैं वो पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। मीन्स पौधों के लिए जितने भी आवश्यक पोषक तत्व चाहिए होता है वो खादों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए अब मैं आगे आप सभी को बता रही हूँ टाइप्स ऑफ मैन्योर्स या फिर टाइप्स ऑफ खाद।
ठीक है, या फिर हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, खादों के प्रकार। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है भारी कार्बनिक खादें, क्या, भारी कार्बनिक खादें। दूसरा है सांद्रित कार्बनिक खादें, दूसरा क्या है, सांद्रित कार्बनिक खादें। और तीसरा क्या है, जैव खाद या जैव उर्वरक। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्या बताई मैं, भारी कार्बनिक खादें, हैवी ऑर्गेनिक मैन्योर्स। क्या बताई मैं, हैवी ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ठीक है। उसके बाद क्या बताई मैं, कॉन्सनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ठीक है, मीन सांद्रित कार्बनिक खादें, ठीक है। उसके बाद है बायो मैन्योर्स और बायो फर्टिलाइजर्स, क्या, बायो मैन्योर्स या बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, आज भारी कार्बनिक खादों के बारे में देखेंगे, जिसके अंतर्गत मैं आप सभी को गोबर की खाद और हरी खाद के बारे में बहुत ही अच्छे से बताने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारी खादें, इसके अंतर्गत आखिर कौन सी खादें आती हैं। तो इस श्रेणी में फ्रेंड्स वे खादें आती हैं जो जंतुओं के मल मूत्र या पादपों को एक शरीर के अवशेषों से बनाई जाती हैं, ठीक है। क्या, जो पादप है उनके जो भी मटेरियल से जो भी वेस्ट मटेरियल्स बचता है, मीन्स जैसे गन्ना हो गया है ना, तो गन्ने का जैसे पत्तियां लेंगे तो पत्तियां तो कुछ काम आती नहीं है ना, वो वेस्ट ही है एक तरीके से। उसका रस निकालने के बाद जो भी बचता है वो भी वेस्ट है ना। और वैसे ही अगर हम धान वगैरह की बात करें, गेहूं की बात करें, तो उससे जो भी मिल जाते हैं, हमें अनाज मिलने के बाद जो भी उसका वेस्ट बचता है, जिसे भूसा कहते हैं हम लोग, तो वो सभी जो है ना, उन सभी का यूज करके जो खादें बनाई जाती हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, भारी कार्बनिक खादें कहते हैं। और इसमें और भी क्या शामिल होते हैं, जो भी एनिमल्स है, पशु वगैरह है ना, उनके जो भी वेस्ट है, मल मूत्र वगैरह, उसका भी यूज किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये फिर से 5 भागों में डिवाइडेड है, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, मलमूत्र की खाद और वाहित मल खाद। तो आज मैं आप सभी को गोबर की खाद और हरी खाद के बारे में बहुत ही अच्छे से बताने वाली हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए गोबर की खाद मीन्स ये कि जो पशु है ना, उसका जो भी वेस्ट है, उन सबको मिलाकर जो खाद बनता है उसको गोबर की खाद कहते हैं। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फार्म यार्ड मैन्यूर। क्या कहते हैं, फार्म यार्ड मैन्यूर, ठीक है, या फिर FYM। तो इसमें क्या क्या शामिल होता है फ्रेंड्स, इस खाद में पशुशाला से प्राप्त पदार्थ है ना, पशुओं के गोबर, उनके मूत्र वगैरह है ना, पशुओं के जो भी बिछावन है, पशुओं के छोड़े हुए चारे, पशुपालन की झाड़न की जो भी सामग्री है ना, इन सभी को फड़ाकर क्या बनाया जाता है, गोबर की खाद बनाई जाती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खाद है फ्रेंड्स, और साथ ही सस्ता खाद है, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं, हर प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, है ना, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही जो किसान है, उनके यहाँ तो पशु रहते ही हैं, तो उनके लिए बहुत ही सस्ती, सुलभ और उपयोगी खाद है, हाँ। और इसे साथ ही बहुत ही इजीली बनाया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या किया जा सकता है, बहुत ही इजीली बनाया जा सकता है। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारे देश में जो किसान है ना, वो जानते हैं पहले से ही कि गोबर जो है बहुत ही उपयोगी है। तो पहले से ये गांव में अगर आप देखेंगे तो गोबर वगैरह का ढेर लगा होता है, लेकिन इसका फॉल्ट ये है फ्रेंड्स कि ये जो ढेर वगैरह है उसको खुले में रख देते हैं, है ना। क्या कर देते हैं, खुले में रख देते हैं। तो खुले में रखने के कारण क्या होता है, इसमें हवा वगैरह एकदम ज्यादा मात्रा में पड़ता है, पानी वगैरह पड़ता है, तो इससे जो कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो नष्ट हो जाते हैं, और सही तरीके से क्या होता है, वो खाद नहीं बन पाता है जो एक्चुअली में बनना चाहिए। और साथ ही गर्मी ज्यादा पड़ता है, तो धूप में ऐसे खुला रखे रहने के कारण ये सूख कर नष्ट भी हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो पशु वगैरह रखे रहते हैं किसान, है ना, तो उसका जो भी मूत्र वगैरह रहता है उसका यूज नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा माना गया है सर्च में कि जो पशु है ना, मीन्स जो भी हमारे गाय है ना, जो भी बैल वगैरह जो किसानों के घर में रहते हैं, उनका जो मूत्र होता है वो सबसे ज्यादा पोषक तत्वों से भरा होता है। मीन्स वो बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है अगर आप गोबर की खाद बना रहे हो तो, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन गांव में या फिर कहीं भी अगर देखा जाए तो पशु मूत्र को खाद बनाने के लिए एकत्रित नहीं किया जाता है, और ना ही खाद को अधिक वर्षा से या धूप से बचाने के लिए कोई भी व्यवस्था की जाती है। क्योंकि अगर ज्यादा धूप होगा फ्रेंड्स तो इससे भी प्रॉब्लम होगा, सूख जाएगा, और अगर ज्यादा पानी गिरेगा तो उससे भी प्रॉब्लम होगा। तो दोनों ही कंडीशन जो है उसमें हमें जो स्पेसिफिक मीन्स जो भी खाद हमें चाहिए वो अच्छे से नहीं मिल पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए इसको बनाने की कुछ विधि है जिसे मैं आप सभी को बता देती हूँ। सभी को बताती हूँ फ्रेंड्स कि जो गोबर की खाद है फ्रेंड्स, इसको बनाने की कुछ विधि है। जैसे जो गोबर की खाद है उसे बनाने के लिए क्या करते हैं, ऊंचे स्थानों पर जितनी संख्या में चाहिए उतनी संख्या में गड्ढे खोद लिए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक नाप के। जैसा कि एक नाप मैं आप सभी को बता देती हूँ, 4x2.5
क्रॉप 1.25 मीटर। तो इसी प्रकार कई सारे जो माप है वो हो सकते हैं। इन गड्ढों में जो भी गोबर का मैं सामग्री बताई हूँ, जो कि गोबर का खाद बनाने के लिए यूज होता है, उसको क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए डालकर क्या किया जाता है फ्रेंड्स, इसके ऊपर मिट्टी 15 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की एक परत बिछा देते हैं। अब ऐसे इसे ही छोड़ देते हैं तो गड्ढे का मिट्टी सहित भाग क्या होता है, 7 महीने में सड़कर खाद बना लेता है। कितने महीने में? 7 महीने में। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाया जाता है। तो ये मेथड तो नहीं पूछेगा आप सभी को। और ये जो गोबर की खाद है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बस इतना ही आप सभी को याद रखना है कि ये जो गोबर की खाद है वो किसके अंतर्गत आता है, हैवी ऑर्गेनिक मैन्योर्स या फिर भारी कार्बनिक खाद के अंतर्गत आता है। और जो भी इसके अंतर्गत शामिल है वो भी आप सभी याद रख लें। और ये ज़रूर याद रखिए कि इसका जो मूत्र है, मीन्स जो गोबर की खाद है, उसमें जो पशुओं का मूत्र है उसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आप सभी को बता देती हूँ। मीन्स जो गोबर की खाद है इससे क्या लाभ होता है, तो फ्रेंड्स इससे पौधों के लिए क्या होता है, सभी आवश्यक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। इस कारण ही जो गोबर की खाद है इसे क्या कहते हैं, पूर्ण खाद कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण खाद कहते हैं। तो आप सभी जरूर याद रखिए कि जो गोबर की खाद है इसे पूर्ण खाद कहते हैं। साथ ही खेत में इस खाद का प्रयोग जो है 2 से 3 वर्षों तक रहता है। कब से कब तक रहता है? 2 से 3 वर्षों तक रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए आगे, भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे भूमि का कटाव कम हो जाता है। भूमि में वायु का संचार अच्छा होता है। ठीक है, जो मैं आप सभी को पहले ही बता चुकी हूँ कि खादें क्यों मिलाते हैं, भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए, उसमें वायु का संचार अच्छा हो, मीन्स सॉइल एरेशन के लिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो वही सब तो बता रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप सभी को ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सुन लीजिए। देखिए सुनना बहुत ही आवश्यक है आप सभी के लिए, क्योंकि जब आप सुने रहेंगे तो आपको कोई भी ऑप्शन देगा, कैसे भी घुमा करके देगा, तो आप सभी बना लेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, भूमि की जो रासायनिक भौतिक जैविक दशा है उसमें सुधार होता है। लाभकारी जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। भारी किस्म की मृदाओं की संरचना में सुधार होता है। पौधों की जो जड़ें हैं उसका अच्छा विकास होता है। भूमि में ऑर्गेनिक जो मटेरियल है उसमें वृद्धि होती है, क्योंकि ये कैसा खाद है, ऑर्गेनिक खाद ही है ना, तो इसमें वृद्धि होना ही है। साथ ही जीवाणुओं द्वारा भूमि में वायुमंडल की नाइट्रोजन का अधिक मात्रा में स्थिरीकरण होता है। क्या? स्थिरीकरण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को गोबर की खाद के जो लाभ बताई हूँ, इससे संबंधित जो भी बताई हूँ, इसे थोड़ा सा आप सभी दिमाग में जरूर रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या फिर जैविक खाद या फिर जो खाद है, ये एक्चुअली में ये ऐसा पार्ट है आप सभी के सिलेबस का, है ना, जो कि क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? थ्योरेटिकल पार्ट है ना, जिसमें आप सभी को हो सकता है थोड़ा सा बोर लग जाए। लेकिन फ्रेंड्स आप सभी बोर बिल्कुल भी ना होइएगा, क्योंकि आप सभी को मैं जो भी बता रही हूँ उसे सिर्फ आप सभी को क्या करना है, सुनना है। क्या करना है? आप सभी को सिर्फ सुनना है। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी पोर्शन है और बहुत ही इजी पोर्शन है, तो आप सभी को वीडियो को एक बार देखकर ही मैं जितने फैक्ट्स बता रही हूँ, जो भी बता रही हूँ, वो याद हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स आप सभी इस टॉपिक को बोरिंग समझकर या फिर इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा ये सोचकर टॉपिक को बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। तो हो सकता है इस ईयर कोई भी क्वेश्चन डाल दे, कोई भी क्वेश्चन घुमा करके डाल दे, कुछ भी पूछ दे आप सभी को। तो मैं जो भी फैक्ट्स बताई रहूंगी, तो इससे आप सभी के दिमाग में एक समझ विकसित होगा। क्या विकसित होगा? समझ। समझ मीन्स नॉलेज विकसित होगा कि आप सभी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मेरे वीडियो को मीन्स ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वाला जो वीडियो मैं अभी आप सभी के लिए बना रही हूँ, इसे आप सभी ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप सभी CGSF एग्जाम का पिछला जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2016 और 2017, तो आप सभी देखेंगे कि क्वेश्चंस में बहुत बदलाव हुआ है। मीन्स पिछले ईयर अगर आप 2016 में देखेंगे तो कहीं आप सभी को पेस्टिसाइड्स का क्वेश्चन मिलेगा, मीन्स कीटनाशक का, है ना, और 2017 में उर्वरक का क्वेश्चन मिलेगा। तो इस प्रकार ये चेंज होते जा रहा है, और जो 2017 है उसमें केमिकल जो फर्टिलाइजर्स है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हो सकता है अभी जो पेपर होने वाला है उसमें आप सभी को जो एक खाद वाला पोर्शन है उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ दे घुमा करके, तो जब आप सभी पढ़े रहेंगे, मेरे से सुने रहेंगे, तो आप सभी के दिमाग में क्या रहेगा, एक समझ रहेगा, जिससे आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अब मैं आप सभी को बताती हूँ हरी खाद के बारे में। आखिर ये हरी खाद होता क्या है? ठीक है फ्रेंड्स,
तो देखिए ये जो हरी खाद है इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रीन मेन्योर्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम जानते हैं कि आखिर ये होता क्या है। एक्चुअली में फ्रेंड्स हरी खाद, जैसा कि नाम में क्या है हरी खाद, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें पहले प्लांट्स है ना, जो भी प्लांट्स है उसकी बुआई की जाती है, और वो जब छोटे छोटे ही रहते हैं तो फिर से उसकी जुताई कर दी जाती है, जो भी जमीन रहता है उसका, और ये क्या होता है, जो भी पौधे हैं छोटे छोटे वो अंदर चले जाते हैं जमीन के। ठीक है, तो यही जो है सड़ के क्या बनाते हैं, हरी खाद बनाते हैं, और इसी को ही कहते हैं हरी खाद। ठीक है, तो एक बार मैं आप सभी को थोड़ा सा डेफिनेशन बता देती हूँ, जो भी डेफिनेशन इसका विधि पूर्वक है। तो देखिए फ्रेंड्स, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए दलहनी अथवा अदलहनी फसलों को उगाकर, एक बार फिर से सुनिए, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए दलहनी अथवा अदलहनी फसलों को उगाकर उन्हें हरी अवस्था में भूमि में जोत कर सड़ा देते हैं। क्या करते हैं, हरी अवस्था में भूमि में जोत कर सड़ा देते हैं, और जिससे जो खाद बनता है उसी क्या कहते हैं, हरी खाद कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, हरी खाद कहते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषता मैं आप सभी को बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हरी खाद है इसका कृषि में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। क्यों महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा भूमि के जो भी भौतिक गुण हैं उसमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, सुधार होने से क्या होगा, भूमि की उर्वरा शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और साथ ही फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है ना, वो किसके अंतर्गत आता है, वो गर्म जलवायु के अंतर्गत आता है, क्योंकि हमारा जो देश है वो किसके समीप है, वो इक्वेटर के पास में है। हालांकि इक्वेटर जो है हमारे देश से होकर नहीं गुजरता है, लेकिन हमारा जो देश भारत है वो इक्वेटर या फिर जो विषुवत रेखा है उसके पास ही है। और जो विषुवत रेखा है फ्रेंड्स, इसके आसपास के जो भी देश रहते हैं वहाँ की जो जलवायु जो है वो कैसी होती है, गर्म होती है, मीन्स उष्ण कटिबंधीय होती है। तो हमारे भारत में भी ऐसी जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, जिसके कारण मई जून में जब बहुत ही गर्मी होता है तो जो भी भूमि वगैरह है तो इससे जीवाश्म पदार्थ जो है क्या हो जाता है, जल जाते हैं, मीन्स नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति जो है वो कम हो जाती है, या फिर उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि फ्रेंड्स आखिर प्लांट्स है क्या, प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं ना, तो उसके लिए भी जो पोषक तत्व चाहिए तो कुछ जीवांश भी चाहिए होगा। जीवांश में ह्यूमस चाहिए होता है, जीव का अंश रहेगा तभी तो उनमें जीवन होगा ना। ठीक है, तो जब अगर ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो जब ये जलकर नष्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है फिर जो भूमि की उर्वरा शक्ति है या फिर उपजाऊ क्षमता है या फिर उसकी जो फर्टिलिटी है वो कैसे हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ही आवश्यक है कि जीवांश खाद का पूर्ति हम करें। ठीक है, तो पूर्ति करने के लिए हम इस हरी खाद का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, प्रायः क्या होता है, हम जानते हैं ना कि खाद का प्रयोग जो है देहातों में नहीं, ना के बराबर है। देहातों में जो भी गांव वगैरह है वहाँ पर जो भी खाद वगैरह है उसका प्रयोग ज़्यादा नहीं किया जाता था, पहले की बात है, अब तो बहुत किया जाता है। लेकिन अब भी कैसी खाद का प्रयोग करते हैं हम, जो भी रासायनिक वगैरह का यूज़ करते हैं, तो उससे भी जो भी जीवांश पदार्थ है वो भी नष्ट होता है। ठीक है, जो भी रासायनिक पदार्थ है हालांकि उसमें बहुत ही पोषक तत्व होते हैं, जो भी रासायनिक उर्वरक हम यूज़ करते हैं हालांकि उसमें बहुत ही अच्छे पोषक तत्व होते हैं, लेकिन वो जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि है तो वो केमिकल ही ना। तो इसी के लिए आवश्यक है कि हम सभी क्या करें, ग्रीन जो खाद है या फिर हरी जो खाद है उसका यूज़ करें, क्योंकि जो हरी खाद है उससे क्या होगा, भूमि की उर्वरा शक्ति जो है वो अच्छा रहेगा, और साथ ही ये सस्ता भी पड़ेगा। सस्ता कैसे पड़ेगा, हम क्या करेंगे, हम अपनी फसलों को उगाएंगे। ठीक है, फिर उसका जुताई करके कर सकते हैं किसका निर्माण, हरी खाद का। मीन्स बाहर से किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है हमें। ठीक है, बाहर से किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि कुछ और जैसे केमिकल, अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें फ्रेंड्स, तो आप सभी को पता है मार्केट में इसकी प्राइस कितनी ज़्यादा है। ठीक है, इसी प्रकार एक खलिया होता है। खलिया क्या होता है, खलिया जो ऑयल केक मीन्स जो भी तिलहन पदार्थ वगैरह है ना, उसको जब तेल निकाल लिया जाता है उससे, उसके बाद जो पदार्थ बचता है, जो मटेरियल उसका वेस्ट बचता है, उसको भी खाद के रूप में यूज़ करते हैं, लेकिन वो बहुत ही महंगा होता है। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन वो बहुत ही महंगा होता है। ठीक है, और साथ ही आप सभी को पता भी है कि पशुओं की जनसंख्या भी है बहुत ज़्यादा भारत में, और उनके लिए भी चारे की अच्छे से व्यवस्था नहीं है। तो जो भी वेस्ट बचता है तिलहन वगैरह या फिर जो भी धान वगैरह का, तो उसका यूज़ हम किस में करते हैं, पशुओं को खाना खिलाने में करते हैं। तो अगर उसका यूज़ हम खाद बनाने में करेंगे तो पशुओं को क्या खिलाएंगे, है ना, तो ऐसे में तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है, हरी खाद। ठीक है, क्या है, हरी खाद।
ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स जो हरी खाद है इसके लिए किस प्रकार की फसल हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि ये जो हरी खाद है इसके लिए फसलों का चुनाव कैसे करें। मीन्स हरी खाद के लिए फसलों की विशेषता क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हरी खाद के लिए फसलों का चुनाव करते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। और वो बातें कौन कौन सी हैं। फसल जो है शीघ्र बढ़ने वाली होनी चाहिए और अधिक पत्ते वाली होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, जो फसल है वो शीघ्र बढ़ने वाली होनी चाहिए और अधिक पत्तेदार वाली होनी चाहिए। ठीक है, और उसके साथ ही फसल जो है शीघ्र उगने वाली होनी चाहिए। ठीक है, अब शीघ्र उगेगी तभी तो शीघ्र बढ़ेगी ना। शीघ्र मीन्स जल्दी। ठीक है, जल्दी उगना चाहिए, जल्दी बढ़ना चाहिए और अधिक पत्ते वाला होना चाहिए। फसल के जो भी वानस्पतिक अंग है वो मुलायम होने चाहिए, जिससे वो अच्छे से सड़ जाए, जल्दी से सड़ जाए। क्योंकि सड़कर ही क्या बनाया जाता है, या फिर सड़ाकर ही क्या बनाया जाता है, खाद बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, भूमि में जो फसल है उसकी जड़ें जो है अधिक गहराई तक होनी चाहिए। क्या, भूमि में जो फसल है उसकी जड़ें जो है अधिक गहराई तक होनी चाहिए। क्योंकि जब अधिक गहराई तक रहेगा फ्रेंड तो वो अधिक गहराई तक सड़ेगा, है ना। तो उससे क्या होगा, अंदर का भी जीवाश्म बचा रहेगा, तो उससे भी फायदा होगा, उर्वरा शक्ति बढ़ती जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पानी अगर तेजी से गिरता है या फिर जो भी वायु बहुत तेजी से चलता है तो मिट्टी का कटाव हो जाता है, तो ऊपरी परतें क्या हो जाती है, बहकर चली जाती हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि अंदर की जो भी मिट्टी है वो भी उपजाऊ हो, थोड़ी से गहराई तक। ठीक है फ्रेंड्स, फसल में रोग और कीट नहीं होना चाहिए ज्यादा। मीन्स ऐसे फसलों को हमें लगाना है जो हरी खाद है उसके लिए जिसमें कीट और रोग कम लगता हो। ठीक है, और उसका बीज कैसा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए और आसानी से मिलना चाहिए। मीन्स हम हरी खाद के लिए जो भी फसल उगाना चाहते हैं उसका बीज जो है सस्ता होना चाहिए और आसानी से मिल सके, ऐसी फसल को उगाना है। ठीक है, फसल जो है प्रतिकूल परिस्थिति में भी उगने की क्षमता रखता हो। मीन्स एक बार हमने जैसे फसल उगा ली, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ कमी है तो वो नहीं उग पा रहा है। मीन्स वो अगर नहीं जागेगा तो क्या होगा, हमें नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमने फसल के लिए बीज आखिर खरीदा है ना। तो ऐसी फसलें होना चाहिए अगर कुछ विपरीत परिस्थिति भी है तो उसमें भी वो जग जाए या फिर उग जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए, ये जो फसल है फ्रेंड्स इसमें जल की मतलब जो मांग है वो कम होनी चाहिए। क्यों कम होनी चाहिए, क्योंकि हम मेन जो फसल है ना, मेन फसल जैसे धान वगैरह जून जुलाई में जिसका बुआई होता है तो उस समय तो हम हरी खाद नहीं लगाएंगे ना, हम उसी टाइम लगाएंगे जिस समय जो है हमारी कोई भी फसल ना हो। तो जैसे कि गर्मी का मौसम हो गया तो उस समय तो ऐसा प्लांट्स चाहिए ना जिसको पानी की आवश्यकता कम हो। ठीक है फ्रेंड्स, जड़ों पर पर्याप्त संख्या में ग्रंथियां होनी चाहिए। ठीक है, फसल के लिए पोषक तत्व जो है कम होना चाहिए। मीन्स जो फसल है उसके लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता कम होनी चाहिए। जैसा कि हम जो भी फसलें वगैरह उगाते हैं, गेहूं वगैरह, इनमें जो भी केमिकल वगैरह डालते हैं, तो हमें ऐसी फसलें चाहिए जिसमें ज्यादा इसकी आवश्यकता ना हो। ठीक है, और देखिए फसल जो है 2 दाल वाली हो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो फसलें होती है दाल वाली वो क्या करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। तो इससे क्या होगा, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी किसमें, जमीन में। क्योंकि आप सभी को मैं बता चुकी हूँ कि अधिकतर जो जमीन है भारत की उसमें किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की। तो अगर दाल वाली फसलें लगाएंगे तो नाइट्रोजन की जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए फसल जो है कई उद्देश्य पूरा करने वाला होना चाहिए, जैसे हरा चारा, रेशा, हरी खाद, इन सब के लिए। ठीक है, मीन्स हम खाद भी ले लें और साथ ही उसका यूज चारे के रूप में भी कर लें। ठीक है फ्रेंड, मीन्स ऐसा है कि कम से कम लागत में हम अधिक लाभ ले लें, और यही तो उद्देश्य होता है जो भी हम काम करते हैं उसका। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स फसल ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से विभिन्न प्रकार की जो भी मिट्टी है या फिर भूमि है उसमें उगने की क्षमता हो। ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगह की मिट्टी अलग अलग होती है, तो हमें ऐसी फसल का चुनाव करना है जो अलग अलग मिट्टियों में भी उगने की क्षमता रखता हो। तो ये जो है वो फसलों की विशेषता थी फ्रेंड्स, जिसे आप सभी को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं फ्रेंड्स हरी खाद के लिए प्रयोग की जाने वाली फसलें। तो फ्रेंड्स जो हरी खाद के लिए प्रयोग की जाने वाली फसलें है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में आप सभी को बता रही हूँ। और फ्रेंड्स इससे पहले मैं आप सभी को क्या बताई, जो फसल है जिसका यूज हरी खाद के रूप में हम कर सकते हैं उसका चुनाव करने के लिए जो फसलें उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए मैंने इसके बारे में बताई थी। ठीक है, अब मैं आप सभी को क्या बता रही हूँ, जो हरी खाद की जो फसलें हैं है ना, उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है उसके बारे में बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स 2 प्रकार की फसलों का यूज कर सकते हैं, दलहनी फसलें या फिर फलीदार फसलें, जिसको लेगुमिनस क्रॉप से भी कहते हैं। उसके बाद बिना फलीदार या फिर अदलहनी फसलें। ठीक है,
देखिए जो फलीदार फसलें या फिर दलहनी फसलें होती है, जिन्हें मैं आप सभी को बार बार बता रही हूँ कि ऐसे फसलें होती हैं, है ना, जो क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है ना फ्रेंड्स, वो एक्चुअली में किसके रूप में होता है, वो अणु के रूप में होता है, मीन्स N2 के फॉर्म में होता है, गैसीय फॉर्म में होता है। तो ये जो गैसीय फॉर्म में नाइट्रोजन होता है फ्रेंड्स, हालांकि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही होता है 78%, लेकिन जो पौधे हैं वो गैसीय रूप में जो नाइट्रोजन है उसको नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्या जो पौधे हैं वो गैसीय रूप में नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो नाइट्रोजन है उसको उसके यौगिकों में कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसे नाइट्रेट में, ठीक है, नाइट्राइट में, ऐसे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये जो कन्वर्टेशन होता है, मीन्स जो भी परिवर्तन किया जाता है ना, उसे ही क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। स्थिरीकरण मीन्स ये कि जो नाइट्रोजन है उसको एक परफेक्ट यौगिक में या फिर उसका जो कंपाउंड है उसमें चेंज कर देना। ठीक है, और ये कार्य कौन करते हैं, जो दलहनी फसलें होती है वो करते हैं, और बाकी जो फसलें होती है वो नहीं करती हैं। ठीक है, तो जो बाकी फसलें उनमें बाहर से देना पड़ता है नाइट्रोजन, और जो दलहनी फसलें उसमें क्षमता होती है कि वो खुद ही ग्रहण कर लें। ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं कुछ और मतलब कोई रीज़न से, तो बाहर से इसे भी देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आगे मैं आप सभी को बताती हूँ कि ये जो लेग्यूमिनस वाला पौधा है या फिर क्रॉप्स हैं, है ना, इससे क्या होता है, इसमें जीवांश पदार्थ होता है। ठीक है, जीवांश पदार्थ के साथ साथ ये और क्या यूज़ होता है, इसके लिए भूमि के गुणों में सुधार भी करते हैं, उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये जल्दी से सड़ने वाली होती हैं जो भी दलहनी फसलें होती हैं या फलीदार फसलें होती हैं। ठीक है, और साथ ही ये कितने प्रकार से डिवाइड, ये इसको भी हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, ऋतुओं के अनुसार, खरीफ ऋतु में कौन सा होता है, रबी ऋतु में कौन सा होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इससे आप सबका फायदा क्या होगा कि आप सभी को खरीफ की फसलें भी याद हो जाएंगी और ऋतु जो रबी की फसलें हैं वो भी याद हो जाएगा। और जो खरीफ की फसलें क्या होती है फ्रेंड्स, जो फसलें जून जुलाई में जिसका जो भी उत्पादन किया जाता है, वो मीन्स जून जुलाई में जिसके लिए बुआई कर दी जाती है, वो होता है खरीफ फसल। ठीक है, और रबी क्या होता है, जो नवंबर वगैरह में जिसकी बुआई की जाती है, नवंबर दिसंबर में या जनवरी में, है ना, तो वो क्या होता है, रबी फसल होता है। तो खरीफ में देखिए कौन कौन सा आएगा, सनई, ढेंचा, मूंग, ठीक है, उर्द, उर्द मीन्स जो उड़द होता है ना, उड़द का दाल, है ना, आप सभी ने सुना होगा उड़द का दाल, है ना, तो उसी को बोल रहे हैं, यहाँ पे उर्द लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आप सभी के लिए उर्द लिख के इसलिए लाई हूँ क्योंकि हो सकता है आप सभी के पेपर में उर्द करके ऑप्शन दिया हो तो आप सभी कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आप सभी के लिए लिखी हूँ उर्द। ठीक है, उसके बाद लोबिया, ग्वार, नील, लोबिया, ग्वार, नील। ठीक है, ये सभी खरीफ ऋतु की दलहनी फसलें हैं। सनई, ढेंचा, मूंग, उर्द, लोबिया, उर्द मीन्स उड़द का, ठीक है, ग्वार और नील। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी इन सब का नाम जरूर याद रखिए क्योंकि आप सभी को ये नाम केवल यहाँ पर यूज नहीं होगा, बल्कि ये नाम जो है आप सभी को एक सब्जेक्ट है, आप सभी का एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट है, कृषि, है ना, तो उसमें भी फसलों के बारे में आप सभी को पढ़ना ही है, तो उसमें भी ये यूज होगा। ठीक है, इसलिए आप सभी याद रखिए इन फसलों का नाम। ठीक है, अब देखिए रबी ऋतु में क्या है, रबी ऋतु में है बरसीम, मटर, मसूर, खेसरी, मेथी और संजी। ठीक है, क्या, संजी, बरसीम, मटर, मसूर, खेसरी और मेथी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बिना फलीदार वाली फसलें या फिर अदलहनी फसलें। ठीक है, ये जो फसलें फ्रेंड्स वो भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा को नहीं बढ़ाती है। क्यों नहीं बढ़ाती, क्योंकि ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाती हैं। किसको, कार्बनिक पदार्थों को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाती हैं। ठीक है, और साथ ही जो घुलनशील नाइट्रोजन होता है उसका संरक्षण करती है। क्या करती है, घुलनशील जो नाइट्रोजन होता है उसका संरक्षण करती है। मीन्स ये जो फसलें होती हैं वो घुलनशील नाइट्रोजन का संरक्षण करने में सक्षम होती है। संरक्षण करना मीन्स रक्षा करना। ठीक है, इस वर्ग में बहुत सारे आएंगे, जैसा कि ज्वार हो गया, मक्का हो गया, सूरजमुखी हो गया, ठीक है, सरसों, तोरई या तोरिया, राई, सलजम, भांग, ठीक है, ये सब आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जितना भी नाम मैं आप सभी को बता रही हूँ उसे ज़रूर याद रखिएगा। ज्वार, मक्का, सूरजमुखी, सरसों, तोरिया, राई, सलजम, भांग, ठीक है, इन सभी को फसलों का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था आप सभी के लिए हरी खाद से संबंधित। और अगर आप ज़्यादा जानना चाहेंगे तो ये कुछ मेथड्स है फ्रेंड्स हरी खाद देने की। जैसे हरी खाद देने के लिए C2 विधि यूज़ किया जाता है। ठीक है, C2 विधि मीन्स जिस खेत में हमें हरी खाद डालना है उसी खेत में ही हम क्या करते हैं, जो भी पौधे उसको उगाएंगे और वहीं पे जुताई करके हरी खाद के रूप में यूज़ करेंगे। मीन्स वहीं पर ही उसे दबा देंगे। मीन्स जो भी मेथड है हरी खाद का उसको करेंगे। ठीक है, और दूसरा मेथड क्या है, हरी पत्तियों से हरी खाद।
ठीक है। मीन्स इस विधि के अनुसार एक खाद में जो हरी खाद है ना, उसकी फसल को उगाकर या पेड़ पौधों की जो भी हरी पत्तियां उसको तोड़कर क्या करेंगे, दूसरे खेतों में लगा देंगे। ठीक है, देखिए पहले में क्या कर रहे थे हम, उसी खेत में जिस खेत में हरी खाद चाहिए वहीं पर ही उगा रहे थे जो भी पौधा वगैरह है ना। और दूसरे मेथड में क्या करेंगे, जो हरी पत्तियां हैं उससे जो हरी खाद बनेगी, मीन्स जो भी हरी पत्तियां हैं उसको हरी खाद में यूज करने के लिए उन पत्तों वगैरह को तोड़ करके दूसरे खेत में जहाँ पर हमें चाहिए हरी खाद वहाँ पर दबा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेथड है। अब देखिए कुछ राज्यों के नाम मैं आप सभी को बता देती हूँ। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों में जहाँ फसलों को उगाने और सड़ाने के लिए भूमि की या फिर भूमि में नमी की कमी पाई जाती है, वहाँ ये विधि अपनाई जाती है। ठीक है, क्या बताइए फ्रेंड्स मैं आप सभी को कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ये सभी जो राज्य हैं जहाँ फसलों को उगाने और सड़ाने में के लिए भूमि में नमी की कमी होती है, वहाँ ये विधि अपनाई जाती है। ठीक है, एक दो और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आप सभी को बता देती हूँ फ्रेंड्स कि जो हरी खाद है ना, इसकी फसल के लिए कम से कम 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कितना, 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक होता है। ठीक है, अगर कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर हम किसकी बुआई कर सकते हैं, मूंग का। ठीक है, मीन्स कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हम हरी खाद के रूप में किसका यूज कर सकते हैं, मूंग का। ठीक है, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में किसकी बुआई कर सकते हैं, सनई का। ठीक है, किसका, सनई का। ठीक है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए किसका यूज कर सकते हैं, ढेंचा का। किसका, ढेंचा का। तो ये तीनों बातें जरूर याद रखिए कि कम वर्षा वाले क्षेत्र में मूंग का यूज कर सकते हैं, मध्यम वर्षा वाले में सनई का यूज कर सकते हैं, और अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र है वहां पर ढेंचा का यूज कर सकते हैं। किसके रूप में, हरी खाद के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, अब देखिए आगे मैं आप सभी को हरी खाद का महत्व बता रही हूँ। ठीक है, तो देखिए वैसे आप सभी को महत्व मतलब क्या बोलना चाहिए, बताने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को ऐसे ही बता देती हूँ क्योंकि आप सभी को पता है हम हरी खाद या फिर किसी भी खाद का यूज क्यों करते हैं, है ना। जैसे ये जो खाद मैं बता रही हूँ उसमें तो कम से कम हम इन सभी खादों का यूज क्यों करते हैं, जीवांश को बढ़ाने के लिए, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, मृदा का संरक्षण करने के लिए, है ना। तो यही सब तो चीजें रहती हैं। तो फिर भी मैं आप सभी को हरी खाद का कुछ लिख कर मैं बता देती हूँ क्योंकि आप सभी को जब मैं एक बार बोल दूंगी, है ना, और आप सभी एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आप सभी के दिमाग में अच्छे से रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हरी खाद है इसका महत्व या फिर लाभ, तो जीवांश जो पदार्थ है उसकी प्राप्ति होती है फ्रेंड्स। मीन्स जीवांश पदार्थ में वृद्धि होती है जब हम हरी खाद का प्रयोग करते हैं। पोषक तत्वों की उपलब्धता फ्रेंड्स, पोषक तत्व की उपलब्धता कैसे होगी, जो भी हरी खाद है ना जिसकी हम बुआई करें तो उसकी जो भी विशेषता रहेगी, क्योंकि हम वहीं पर उसे सड़ा देते हैं, है ना, क्योंकि जोताई कर देते हैं तो भूमि के अंदर चले जाता है और सड़ जाता है, तो उससे जो भी कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ रहता है उसमें जो भी पोषक तत्व रहते हैं वो सभी कहाँ चले जाते हैं, वो जमीन में ही चले जाते हैं। ठीक है, तो पोषक तत्व की उपलब्धता होती है इस हरी खाद का प्रयोग करने से। मृदा का संरक्षण होता है। हरी खाद वाली जो फसलें होती है वो क्या करती हैं, भूमि को ढकने का कार्य करती है। और मैं क्या बताई थी इसकी विशेषता में, मीन्स फसलों का चुनाव करने के लिए हमने बोला था कि इसकी जो जड़ें हैं वो क्या होनी चाहिए, गहराई तक जाना चाहिए, क्योंकि जब ये गहराई तक जाएगी फ्रेंड्स तो मिट्टी को अच्छे से पकड़ कर रखेगी, है ना। तो जिससे क्या होगा, फसलें जो होगा वो मतलब जो भूमि है उसको ढक के रखेंगे। इसके लिए क्या होगा, जो भी जल है या वायु है उससे मिट्टी का कटाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए पोषक तत्वों का संरक्षण। अब पोषक तत्वों का संरक्षण कैसे होगा, मैं अभी से आप सभी को समझ में आ गया होगा। मृदा का संरक्षण करते हैं ना, जलवायु से इसका कटाव कम करते हैं, तो कटाव ज्यादा नहीं होगा, है ना, मीन्स भूमि नष्ट नहीं होगी, तो इसकी जो उर्वरा शक्ति है वो वहीं की वहीं रहेगी, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि ये जो पोषक तत्व है मीन्स जो भी हरी खाद वाली फसलें हैं उसको जब हम वहीं पर ही क्या कर देते हैं, मिट्टी से ढक देते हैं मीन्स जोताई कर देते हैं, तो वो मिट्टी से ढक जाता है, तो उसके जो भी पोषक तत्व है वो वहीं रह जाते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, पोषक तत्वों का संरक्षण होता है। फिर है खरपतवार नियंत्रण। ठीक है, क्या, खरपतवार नियंत्रण। हरी खाद वाली जो फसलें होती है फ्रेंड वो घने होते हैं और शीघ्र बढ़ने वाले होते हैं, जैसा कि मैं आप सभी को इसकी विशेषता में बताई हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है, खरपतवार जो है पनप नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त वायु और प्रकाश नहीं मिल पाता, है ना। इससे हरी खाद वाली फसलें क्या होती हैं, खरपतवारों को नष्ट करने में सहायक होती हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं फ्रेंड्स इसकी, जैसे मृदा के ताप को सही रखता है, भूमि में वायु संचार की वृद्धि करता है, बीज भूमि में वायु संचार को वृद्धि करता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हरी खाद देने से क्या होता है, जो रंध्र है वो बढ़ जाता है।
ठीक है, रंध्र बढ़ जाता है, मीन्स जो छेद है भूमि में वो बढ़ जाता है, जिसके कारण भूमि के अंदर वायु का आवागमन अच्छे से होता है और जो भूमि है उसको अच्छे जो भी फसल है भूमि में उगाया जाता है उसको अच्छे से वायु मिल पाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या होता है, भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि हो जाती है, पोषक तत्वों को नीचे से भूमि की ऊपरी सतह पर लाना। ठीक है, मीन्स जो भी पोषक तत्व है उसको क्या करते हैं उन लोग, जो नीचे रहता है उसको ऊपर लाते हैं। अब ऊपर कैसे लाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैं बताया इसकी जड़ें जो है अंदर तक होना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, जब इसकी जुताई की जाएगी तो अंदर में जो भी रहेगा वो भी तो पलटेगा ना। तो इससे क्या होगा, जो नीचे में जो भी पोषक तत्व है वो ऊपर आ जाएंगे और जो भी फसल हम उगाएंगे उसके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि करता है। ठीक है, तो जो भी मैं आप सभी को बता रही हूँ उसे आप सभी सुन लीजिए, आप सभी को ऑटोमेटिक याद रहेगा। वैसे क्षारीय और लवणीय मृदाओं का सुधार करता है। ठीक है, जब खेत में हरी खाद का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, तो उसका सड़ने पर अनेक प्रकार के कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अब अम्ल उत्पन्न होगा तो क्षार को क्या कर देगा, वो कमी कर देगा ना। ठीक है, तो इस प्रकार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, अम्ल और क्षार दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो मृदा है वो उदासीन हो जाएगा, है ना। तो उदासीन करके क्या करते हैं, भूमि में पर्याप्त सुधार करते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स इसका महत्व हरी खाद का, जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हरी खाद हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही एक और काम करता है फ्रेंड्स, मृदा की संरचना में सुधार करता है। तो फ्रेंड्स ये जितना भी विशेषताएं मैं आप सभी को बताई हूँ ना, एक्चुअली में भी विशेषता जो है वो हर प्रकार के खाद का होगा, क्योंकि खाद का मीनिंग ही है अच्छा। ठीक है, खाद का दूसरा मीनिंग ही आप समझ सकते हैं भूमि के लिए अच्छा, क्योंकि इसमें जीवांश होता है और जीवांश जो है भूमि के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा फ्रेंड्स आप सभी के लिए जैविक खाद या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो मैं जितना बताई हूँ उसे आप सभी कम से कम अच्छे से सुन लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही फ्रेंड्स मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि ये जो वीडियो है इसके बाद एक और वीडियो आप सभी के लिए आएगा फर्टिलाइजर से संबंधित, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है उससे। फिर आप सभी का जो फर्टिलाइजर्स वाला चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ ही जो भी नए बच्चे हैं जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार हमारे वीडियोज़ देख रहे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।